हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई एक्सपेक्ट कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूं आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना और आज के अध्याय में शुरू करने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 2, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 11, जो कि हमारी कार्बनिक रसायन का चैप्टर है, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर से रिलेटेड है। पिछले लेक्चर में हमने कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट और आपने देखा कि हमने नॉमिन क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। हमने ये देखा कि हम उसका वर्गीकरण कैसे करेंगे। तो मैंने आपको ये बताया कि अल्कोहल, फिनोल और ईथर अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि आप जानते हो कि इस चैप्टर में हमको 3 टॉपिक्स को कवर करना है। तो हम जैसा कि पूरी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हर चीज को क्लासिफिकेशन के रूप में पढ़ते हैं, सेकेंड हम उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, थर्ड हम उसके प्रिपरेशन के मेथड्स देखते हैं कि हम उसका विरेचन कैसे करेंगे, चौथा हम बात करते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, पांचों हम बात करते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो ये जो पांचों चीजें मैंने बताई, ये आपको ध्यान में रखनी है कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप इन 5 कैटेगरीज में, या मैं कह सकती हूँ 5 पार्ट में पढ़ोगे। हम कैसे देखेंगे इसको, देखिए। सबसे पहले हम कोई भी चीज होती है तो उसका वर्गीकरण पढ़ते हैं, ठीक है। वर्गीकरण और इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर हम पिछली लेक्चर में कर चुके हैं। वर्गीकरण के बाद मुझे देखना होता है नाम पद्धति। नाम पद्धति का मतलब होता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब कि आईयूपीएसी ने क्या नाम दिए किसी भी कार्बनिक वलय को। तीसरा मैं बात करती हूं उनके विरेचन की विधियों की। कुछ भी आपने बनाया, ठीक है, तो वो कैसे बना, कौन कौन से मेथड उसमें यूज हुए, कौन कौन से केमिकल हमने डाले, वो होती है आपकी विरेचन की विधियां। अब किसी भी चीज के भौतिक गुणों को पढ़ना भी आवश्यक होता है और रासायनिक क्रियाओं को पढ़ना भी आवश्यक होता है। तो उसके बाद हम देखते हैं उसके भौतिक गुण, ठीक है बच्चों। भौतिक गुणों के बाद आती है उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं। भौतिक गुण के बाद रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। और लास्ट में कभी कभी हम सब चीजों के उपयोग भी पढ़ लेते हैं कि हम जो चीजें देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अल्कोहल की बात करें, हम फिनोल की बात करें, या फिर हम ईथर की बात करें, ठीक है, इन तीनों का हमारे दैनिक जीवन में कहां पर उपयोग है। क्लियर बच्चों। तो किसी भी चैप्टर को हम इन 5 चीजों के रूप में पढ़ते हैं, तो आप कह सकते हो कि एक तरीके से ये माइंड मैप हो गया और इसी सीक्वेंस में हम सबके लिए बात करेंगे। तो अगर हम इन्हीं तीनों की बातें इन सब रूपों में करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि वर्गीकरण जो हमारा पहला लेक्चर था, उसमें हम अल्कोहल, फिनोल और ईथर का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। आज हम सिर्फ एक ही मुद्दे पे बात करेंगे और वो है आपकी नाम पद्धति। किसके बारे में बात करेंगे? नाम पद्धति के बारे में बात करेंगे। नाम पद्धति को हम इंग्लिश में कहते हैं नॉमेनक्लेचर। क्या कहते हैं? नॉमेनक्लेचर। अब कोई भी नाम पद्धति होती है ना, वो आपकी 2 तरीके की होती है। एक नाम तो आईयूपीएसी ने दिया और एक नाम होता है कॉमन नाम, जिसको हम कहते हैं सामान्य नाम, ठीक है। तो बात हो रही है यहाँ पर पहले अल्कोहलों की। तो हम सबसे पहले नॉमेनक्लेचर किसका पढ़ेंगे? नॉमेनक्लेचर मैं आपको अल्कोहल का ही बताऊंगी। अब मैंने क्या बोला, नॉमेनक्लेचर को 2 रूप में पढ़ा जाता है। पहला आपका आईयूपीएसी नेमिंग और दूसरी आपकी कॉमन नेमिंग। तो पहला नाम होता है आईयूपीएसी नाम। पिछले लेक्चर में भी मैं आपको बता चुकी हूं, पहला नाम होता है आईयूपीएसी नाम और दूसरा वाला नाम होता है आपका कॉमन नेम, जिसको हम कहते हैं सामान्य नाम। एक हो गया आईयूपीएसी और एक हो गया मेरे पास में कॉमन नेम। अब बच्चों, आईयूपीएसी तो हमारी पूरी नियमों के ऊपर चलती है। क्लास 11th में नियम सारे आप पढ़ के आ रहे हो कि कैसे किसी भी कार्बनिक रसायन का, किसी भी हम कार्बनिक वलय का, किसी भी कार्बन की श्रृंखला का नाम हम कैसे देंगे, ठीक है। अब जहां पर जो चीज प्रयोग आएगी वो मैं आपको बताती जाऊंगी, लेकिन आपको एक बार कक्षा 11वीं की बुक को खोल के नियमों को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और बिना आईयूपीएसी के यहाँ पर कोई हमारा काम नहीं चलने वाला, ठीक है। चलिए, अब बात हुई है नॉमेनक्लेचर की और मैंने बोला नॉमेनक्लेचर में 2 रूप में करूंगी। एक हो गया मेरा आईयूपीएसी और दूसरा हो गया मेरा कॉमन नेम। आईयूपीएसी जो नाम है वो रूल्स के ऊपर चलता है, वो नियमों के ऊपर चलता है। नियम ध्यान होंगे तभी आईयूपीएसी कर पाओगे। और कॉमन नेम को याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो कॉमन नेम को हम याद रखेंगे, आईयूपीएसी नेम को हम लिखेंगे।
अब क्योंकि बात हम कर रहे हैं नाम पद्धति की, और नाम पद्धति मुझे किसकी करनी है, नाम पद्धति मुझे अल्कोहलों की करनी है, ठीक है। तो नाम पद्धति अल्कोहल की बात कर रहे हैं हम। अब बच्चों अल्कोहल को लिखने का जो सामान्य सूत्र होता है ना, वो होता है ROH। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था ROH, ये अल्कोहल को लिखने का सामान्य सूत्र हुआ। अब अगर ये अल्कोहल को लिखने का सामान्य सूत्र है तो हम क्या कहेंगे, ये R का मतलब है एल्किल समूह, या R क्या है, एल्किल समूह, जिसको हम कहते हैं एल्काइल ग्रुप, जिसको हम कहेंगे कार्बन की श्रृंखला। क्लियर। R में आपके पास CH3 भी हो सकता है, CH3 CH2 CH3 भी हो सकता है, CH3 CH2 CH2 CH3 भी हो सकता है, कितने भी कार्बन की कोई भी श्रृंखला आपके पास में हो सकती है। तो R तो मेरा क्या हुआ, एल्किल ग्रुप, और OH क्या होता है, OH को हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कल भी मैंने आपको बताया कि OH जो अल्कोहलिक ग्रुप होता है, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप या फिर हाइड्रोक्सिल समूह। क्लियर इतना। कोई भी अल्कोहल मुझे इस रूप में मिलेगा अगर वो एलिफेटिक है, एलिफेटिक मतलब कार्बन की श्रृंखला के रूप में, एरोमेटिक मतलब रिंग की फॉर्म में, तो ROH जनरल सूत्र है अल्कोहल को लिखने का। अब बात क्या हो रही है, बात हो रही है नाम पद्धति की। नाम पद्धति का मतलब कि कोई भी अल्कोहल आपको दिया जाएगा तो आप उसका नाम कैसे लिखोगे, ठीक है। उदाहरण लेके मैं आपको बताती हूं, लेकिन उससे पहले दो नियमों को ध्यान रख लो। सबसे पहला नियम, तो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को हमें चयन करना है। क्या लेनी है, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला, ठीक है। ये तो IUPAC का नियम सब बच्चों को पता है। तो पहला नियम क्या बोलता है, मुझे लेनी है कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला, ये हो गया मेरा नियम नंबर 1, ठीक है। हम क्या सेलेक्ट करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला। अब उस श्रृंखला में जहां पर OH लगा होगा, जहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा, हम ये देखेंगे कि उसको सबसे कम से कम नंबर मिले। क्या मिले, सबसे कम नंबर मिले, ठीक है। कम नंबर मतलब वो ज्यादा किसके पास में है। तो नियम 2 क्या कहता है, नियम 2 ये कहता है नाम पद्धति में OH समूह जहां लगा है, OH समूह जहां लगा है उसे हम कम से कम नंबरिंग करेंगे, या कम से कम हम उसको नंबर देंगे। क्लियर है इतना, ठीक है। अब तीसरा नियम आपका क्या कहता है कि कम नंबर तो आपने दे दिया, उसके बाद आप क्या करोगे, दूसरा नियम तो ये था कि उसको आप कम से कम नंबर दोगे। अब अल्कोहल की नाम पद्धति करने का मेरा तीसरा नियम क्या है, तीसरा रूल क्या है। तो बच्चों तीसरा रूल ये है कि कार्बन की श्रृंखला का जो भी नाम है उसमें से ANE को हटा के OL लगा दो, क्योंकि देखो जब इंग्लिश में आप अल्कोहल लिखते हो तो इसके पीछे आता है ओल। क्या आता है, ऑल। तो जब नाम लिखेंगे तो भी इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम ओल पढ़ेंगे। जहां भी OH दिखेगा उसको हम क्या पढ़ेंगे, उसको हम ओल पढ़ेंगे। तो बच्चों यहां पर तीसरा नियम ये है कि आपको ANE को हटा के OL लगाना है, NE को हटा के OL लगाना है। अभी ये चीज मैं आपको एक उदाहरण के रूप में स्पष्ट करूंगी, तभी ये चीजें आपको क्लियर होगी कि हमने नाम इसको कैसे दिया। तो तीनों नियमों को ध्यान में रखिए कि करना क्या है, कार्बन की सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कर लो। चयन करने के बाद OH को देखो कि वो सबसे पास में कहां पर है, और जैसे ही आपको वो मिल जाए आप उसका नाम नंबरिंग करके ओल लगा के दे दो। उदाहरण देती हूं मैं आपको, उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे कि नामकरण हम इसका कैसे करें। तो यहां पर बात कर लेते हैं एक उदाहरण की।
बच्चों यहाँ पर मैंने लिखा CH3, CH2, CHOH, CH3। दिख रहा है सबको कंपाउंड? एक मैंने यहाँ पे कार्बनिक कंपाउंड लिखा है। अब सबसे पहला नियम मैं यहाँ पे लगा के दिखा रही हूँ कि मुझे चयन करनी है कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला। तो देखो यहाँ पर 4 कार्बन है और 4 कार्बन की मैं अगर सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करती हूँ तो वो 4 की आएगी, क्योंकि कार्बन कितने हैं? कार्बन 4 है और एक ही श्रृंखला में लगे हुए हैं, तो कार्बन की जो चेन की संख्या है वो कितने की है? 4 की है। अब मैंने दूसरा नियम बताया कि OH जहां पर लगा हुआ है उसको कम से कम नंबर मिले। तो देखो अगर मैं इसको नाम देती हूँ 1 2 3 4, तो इधर से अगर मैं चली तो OH को नंबर मिला 3। अब मैं उल्टा चल के देखती हूँ 1 2 3 4, तो जब आप लेफ्ट से राइट आते हो तो OH को तीसरा नंबर मिला, और जब आप राइट से लेफ्ट जा रहे हो तो आप देख रहे हो कि OH को दूसरा नंबर मिल रहा है। तो हम इसको नंबर कैसे देंगे? ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। 2 नियम हमने लगा लिए। कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करने के बाद हमने ये देखा कि OH को सबसे कम पोजीशन यहां पर मिले, तो OH को दूसरे नंबर पे सबसे कम पोजीशन यहां पर मिल रही है। ठीक है। अब तीसरा नियम क्या कहता है कि पहले तो देखो कि जो 4 कार्बन है, 4 कार्बन होते हैं, तो 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं? मेथ एथ प्रोप ब्यूट। क्या कहते हैं 4 कार्बन को? 4 कार्बन को हम ब्यूट कहते हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब इसका नाम हुआ ब्यूटेन। ठीक है। और देखो ये जो तुम्हारा अल्कोहलिक ग्रुप है इसको ओल कहते हैं। अभी मैंने बताया ये कौन सी पोजीशन पे लगा है? ये दूसरी पोजीशन पे लगा है, तो इसका नाम होगा ब्यूटेन 2 ओल। इसका नाम क्या हुआ? इसका नाम हुआ ब्यूटेन 2 ओल। लेकिन आप कहोगे कि मैडम आपने तीसरा नियम तो कुछ और बताया कि AN को हटा के OL लगाना है। वो बच्चों बात इंग्लिश की है। ठीक है। अगर हमको इसका नाम इंग्लिश में लिखना होगा, अभी तो मैंने यहाँ पे हिंदी में नाम लिखा है ना ब्यूटेन 2 ओल, तो जब मैं इसका नाम इंग्लिश में लिखूंगी तो इंग्लिश में नाम लिखने के लिए मुझे इसको लिखना होगा ब्यूटेन 2 ओल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके E को यहां से हटाना पड़ेगा। AN तो लगा रहेगा, सिर्फ किसको हटाना पड़ेगा? मुझे यहां से E को हटा के ओल लगाना पड़ेगा। E को प्रतिस्थापित करके मेरे को OL लगाना पड़ेगा। इतना क्लियर? तो इंग्लिश में नाम लिखोगे तो E को हटा के 2 ओल लगा दो। हिंदी में तो हमको ब्यूटेन ही लिखना पड़ेगा पूरा, उसमें से हम E को नहीं हटा सकते, तो हिंदी में इसका नाम हुआ ब्यूटेन 2 ओल। इतना क्लियर? तो ये होती है अल्कोहल की नाम पद्धति। अब अल्कोहल हमारे पास में बहुत सारे हैं, तो देखते हैं कि हम कैसे अल्कोहल की नाम पद्धति करेंगे। तो बच्चों यहां पर कुछ अल्कोहलों के सामान्य तथा IUPAC नाम आपको लिखने हैं और जो यौगिक हैं वो आपको यहां पर दिए हुए हैं। ठीक है। तो यहां पर ये है मेरा पहला यौगिक, ये है दूसरा। ठीक है। ये हो गया बच्चों तीसरा यौगिक। अब मुझे इनको नाम देना है। कौन कौन सा? सामान्य नाम भी लिखना है मुझे इनका, और मुझे IUPAC पद्धति के हिसाब से भी इनका नाम लिखना है। ठीक है। तो एक तरीके से ये प्रैक्टिस है, देखिए आप कैसे नामकरण करोगे। सबसे पहली बात CH3OH, कितने कार्बन? एक ही कार्बन, तो नंबर यही देना पड़ेगा ना मुझे। ठीक है। एक ही कार्बन को हम मीथेन कहते हैं, और अगर मैं इसका नाम लिखूंगी तो इसका IUPAC में नाम होगा मिथेनॉल। क्या नाम होगा इसका? मिथेनॉल नाम होगा इसका। और अगर मैं इसके सामान्य नाम की बात करूं तो इसका सामान्य नाम भी हम CH3OH को मिथेनॉल ही कहते हैं, क्योंकि कॉमन नेम और IUPAC नेम कुछ कुछ सेम होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है जो हमको याद रखने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो इसका नाम हो गया मिथेनॉल, या आप इसको मैथिलिन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? मैथिलिन। ठीक है बच्चों। चलिए अगला 1 2 3 कार्बन कितने? कार्बन है मेरे पास में 3 कार्बन।
1, 2 और 3। नियम क्या कहता है, जहां पर OH लगा है उस कार्बन को पहला नंबर दो। अब IUPAC के हिसाब से इसका नाम लिखें तो 1, 2, 3 कार्बन मतलब मेथ एथ प्रोप, तो इसका नाम क्या हुआ, प्रोपेन 1 ओल। हिंदी में लिखेंगे प्रोपेन 1 ओल। क्लियर, क्लियर है इतना। अब अगर मुझे इसका सामान्य नाम लिखना है तो यहां पर सामान्य नाम लिखने के लिए हम इसको लिखेंगे एन प्रोपिल एल्कोहल। क्या लिखेंगे, एन प्रोपिल एल्कोहल। अब मैंने यहां पर एन क्यों लगाया बच्चों, यहां पर एन का नंबर मतलब होता है कार्बन कितने भी लगे हों उनकी सीधी श्रृंखला। प्रोपिल मतलब कार्बन कितने हैं, 3 है, और ये अल्कोहल है तो इसका नाम हुआ एन प्रोपिल एल्कोहल। सेम ही हम जो इससे ऊपर वाला हमने लिखा है इसका नाम हम मेथिलिन ना लिख के इसका सामान्य नाम क्या लिखेंगे, इसका सामान्य नाम हम लिखेंगे मेथिल एल्कोहल। इसको क्या लिखेंगे, मेथिल एल्कोहल, और IUPAC में हम इसको लिखेंगे मेथेनॉल। क्लियर, चलिए आगे देखिए। कार्बन नंबर 1, 2, 3, कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, और प्रोपेन मतलब अब एल्कोहल जो लगा है वो दूसरी वाली पोजीशन पे लगा है, पहली पे नहीं लगा, तो इसका नाम होगा प्रोपेन 2 ओल। इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन 2 ओल। इसको हम लिखेंगे प्रोपेन 2 ओल। और बच्चों अगर मुझे इसका सामान्य नाम लिखना है तो बच्चों आपको पता है कि ऐसा स्ट्रक्चर जब भी होता है, ऐसी सिमेट्री जब भी होती है, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हम उसको आइसो कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसो कहते हैं। तो इसका नाम होगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल। क्या बोलेंगे हम इसको, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। प्रोपिल क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन है। आइसो क्यों बोला, क्योंकि इसकी सिमेट्री देखो कैसे है कि OH बीच में लगा है, इधर इधर सेम ग्रुप है, इधर भी आपके पास में मिथाइल है, इधर भी आपके पास मिथाइल है, तो इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हुआ आइसोप्रोपिल एल्कोहल। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए तो ये तो 3 आपके यौगिक ऐसे थे जिसका हमने सामान्य नाम और IUPAC नाम लिखा। अब कुछ यौगिक और हैं हमारे पास। चलिए बच्चों, तो हमारे पास में कुछ नेक्स्ट कंपाउंड्स यहाँ पर हैं और देखते हैं कि 4th नंबर का कंपाउंड हमारा क्या है। दिस इज अवर 4th कंपाउंड। ठीक है, यहाँ लिखा है CH3 CH2 CH2OH और हमें इसका सामान्य नाम और IUPAC नाम यहाँ पर लिखना है। अगर मैं इसके IUPAC नाम को लिखूं तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 कार्बन है और मेथ एथ प्रोप और ब्यूट, तो इसको हम बोलेंगे ब्यूटेन एंड 1 पे ओल। क्या बोलेंगे, ब्यूटेन 1 पे ओल। ओके, मेथ एथ प्रोप ब्यूट क्योंकि 4 कार्बन है। अब अगर मैं इसके सामान्य नाम की बात करूं तो सिंपल नेम इसका होगा एन ब्यूटिल एल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको, एन ब्यूटिल एल्कोहल। क्लियर। नेक्स्ट 5th नंबर वाला हमारा क्वेश्चन है। हम यहाँ पर इसको नेमिंग यहाँ से देंगे क्योंकि अगर मैं नंबरिंग उधर से देती हूँ तो अल्कोहल को 3rd पोजीशन मिलेगी, लेकिन मुझे यहाँ से देनी होगी। क्लियर। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूटेन दोबारा लिखेंगे, लेकिन अब 2 पे क्या है, 2 पे आपका ओल है। ओके, अल्कोहलिक ग्रुप आपका 2 पे आ गया। अब अगर मुझे इसको नाम देना है तो इसका नाम होगा, ये पोजीशन जो है आपकी, ये है आपकी द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 6th नंबर की नेमिंग की तरफ। कुछ और अल्कोहल्स हमें यहाँ पर गिवन है। ये रहा आपका 6th नंबर का अल्कोहल, ये आपका 7th अल्कोहल। इसमें भी हम इसके सामान्य नाम और IUPAC नेम की चर्चा करेंगे। सामान्य नाम आपको ध्यान रखना है, IUPAC आपको रूल्स को अप्लाई करते हुए लिखना है। ठीक है। अब सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करती हूँ कार्बन एटम्स की।
तो मैं कहीं से भी चलूं 3 से ज्यादा मुझे कार्बन एटम नहीं मिलेंगे। अब IUPAC के हिसाब से देखिए 2 पे आपका मिथाइल ग्रुप है और 3 कार्बन है, तो मेथ एथ प्रोप हुआ, तो इसका नाम हुआ 2 मैथिल प्रोपेन 1 ओल। क्या बोलेंगे इसको? 2 पे तो मिथाइल ग्रुप हो गया, प्रोपेन है क्योंकि 3 कार्बन है, और 1 पे आपका ओल ग्रुप, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी, और क्योंकि यहाँ 4 कार्बन है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या कहलाएगा ये कहलाएगा आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट है, दोबारा हम कार्बन की चेन को सेलेक्ट करें तो हमें 3 कार्बन ही मिलेंगे, तो 3 कार्बन की चेन को हम किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे? 1 2 एंड 3। अब दोबारा से आप देखो तो 3 कार्बन है और 3 कार्बन में सेकंड पे आपका मेथिल ग्रुप लगा है उधर से, तो हम इसको बोलेंगे 2 मैथिल, दोबारा ये प्रोपेन है और दोबारा क्या है? 2 पे आपका ओल, तो 2 मैथिल प्रोपेन 2 ओल। और स्ट्रक्चर को देख के आप समझ सकते हैं कि 4 कार्बन है और वो किस ओरिएंटेशन में लगे हुए हैं? टर्शरी फॉर्म में लगे हुए हैं, तो इसका नाम है टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो 6 नंबर का कंपाउंड है उसमें आप देख सकते हो कि स्ट्रक्चर आपका आइसो टाइप का है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर हमारा आइसो टाइप का है, तो हम इसको यहाँ पर मेंशन करेंगे आइसोब्यूटिल अल्कोहल। इसको सेकेंडरी नहीं लिखेंगे, सेकेंडरी जस्ट इससे पहले वाला था, ये हुआ आपका आइसोब्यूटिल अल्कोहल। 2 यौगिक यहाँ पर और दिए हुए हैं, तो इनकी भी हम सामान्य नेमिंग और IUPAC नेमिंग कर लेते हैं। ये है आपका 7th कंपाउंड, ये है आपका 8th कंपाउंड। 7th में देखो बच्चों, यहाँ पर आपके पास में सिर्फ 2 कार्बन है। ठीक है, तो 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? मेथ और एथ ग्रुप, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इथेन। और 1 और 2 पे क्या है आपका? एल्कोहलिक ग्रुप है, तो इथेन 1 2 डाइओल। डाइओल क्यों बोला? क्योंकि 2 ओल है। ठीक है, और हम इसको कॉमन नेम में कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या कहते हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल। तो CH2OH आए तो आपको ध्यान रखना है कि ये इथाइलिन ग्लाइकोल होता है। आगे है नेक्स्ट कंपाउंड, इसमें हमें दिख रहा है कि हमें 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, तो मेथ एथ प्रोप, तो ये हुआ आपका प्रोपेन 1 2 3, और यहाँ पर 3 ओल है तो मुझे लिखना पड़ेगा ट्राइओल। 1 ओल 2 ओल 3 ओल, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल। इतना क्लियर? अब इसके लिए क्या नाम होता है? इसका जो कॉमन नेम होता है, इसका कॉमन नेम होता है ग्लिसरोल, और ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कुछ यौगिक हैं जिनके हमने सामान्य नेम और IUPAC नाम लिखे, ये आपकी NCERT में भी मेंशन है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए बच्चों, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो कि है फिनोल। अब फिनोल क्या है? हम जानते हैं कि बेंजीन रिंग के ऊपर जब हमारा OH ग्रुप आ जाता है तो हम उसको फिनोल कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि बेंजीन से उत्पन्न जो सबसे सरल यौगिक होता है वो आपका फिनोल होता है। तो फिनोल है क्या? फिनोल बेंजीन से उत्पन्न सबसे सरल यौगिक है। अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो बेंजीन से ही तो हमने फिनोल बनाया, तो सबसे सरल जो सबसे सिंपलेस्ट प्रोड्यूस्ड जो स्ट्रक्चर है बेंजीन का वो आपका फिनोल ही है। ठीक है, अब बच्चों फिनोल को तो हम फिनोल नेम से जानते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारी यहाँ पर अगर OH लगा है तो ये जो हमारी फर्स्ट और सेकंड पोजीशन होती है, अगर यहाँ पर और कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा है तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन को हम ऑर्थो कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड वाली पोजीशन को हम मेटा कहते हैं, इसको हम O से लिखते हैं, इसको हम M से लिखते हैं। और हमारी जो आमने सामने अपोजिट पोजीशन होती है 1 और 4, उसको हम पैरा कहते हैं और पैरा को हम P से लिखते हैं। क्लियर?
तो यहां पर हम 3 बार फिनोल बना लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये तीनों स्ट्रक्चर बनाए। ठीक है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया आपका, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। क्लियर? अब देखिएगा, अगर मैं इसका आईयूपीएसी नाम लिखती हूँ फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर का, तो इसका आईयूपीएसी नेम मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इसका आईयूपीएसी नेम मुझे लिखना पड़ेगा 1-मेथिल-फिनोल। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर का नाम मुझे लिखना पड़ेगा 2-मेथिल-फिनोल। इसका नाम लिखना पड़ेगा 3-मेथिल-फिनोल, सॉरी 1-मेथिल-फिनोल। ये हो गया आपका, दिस इज अवर 2-मेथिल, 3-मेथिल एंड दिस इज अवर 4-मेथिल-फिनोल। ये हो गया 2-मेथिल-फिनोल, ये हो गया 3-मेथिल-फिनोल, ये हो गया 4-मेथिल-फिनोल। क्लियर? अब बच्चों क्योंकि ये पोजीशन ऑर्थो होती है, तो इसका अगर मैं सामान्य नाम लिखूंगी तो इसका सामान्य नाम होता है ऑर्थोक्रिसोल। ठीक है, इसका सामान्य नाम होगा मेटाक्रिसोल और इसका नाम होगा पैराक्रिसोल। क्लियर है इतना? तो ये तो क्या स्ट्रक्चर थे, हमारी बेंजीन रिंग के साथ में क्या लगा हुआ है, एक मेथिल ग्रुप लगा हुआ है और एक हमारी रिंग के ऊपर OH है, मतलब वो फिनोलिक है। तो 2-मेथिल-फिनोल, 3-मेथिल-फिनोल, 4-मेथिल-फिनोल, इसको लिखेंगे ऑर्थोक्रिसोल, इसको लिखेंगे मेटाक्रिसोल, इसको हम लिखेंगे पैराक्रिसोल। अब ये मान के चलिए कि कुछ स्ट्रक्चर्स आपके पास में इस तरीके से हैं कि बेंजीन के ऊपर 2 OH ग्रुप है, एक फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे है, फिर दोबारा से आपके पास में बेंजीन है लेकिन OH ग्रुप आपका फर्स्ट और थर्ड पे है। अब वापस से यही बेंजीन का स्ट्रक्चर है लेकिन अब जो OH ग्रुप है वो आपका फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे है। ठीक है, ये 3 स्ट्रक्चर है। अब बच्चों अगर मुझे इसका आईयूपीएसी नाम लिखना होगा तो इसके आईयूपीएसी नेम को हम किस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि देखो सब पे 2-2 ओल हैं तो हमें लिखना पड़ेगा बेंजीन 1,2-डायोल, इसको बेंजीन 1,3-डायोल, इसको बेंजीन 1,4-डायोल। तो आईयूपीएसी क्या हो गई इन तीनों की? अगर मैं आईयूपीएसी में बात करूं तो आईयूपीएसी नेम कैसे लिखोगे इसका, बेंजीन 1 और 2 पे डायोल, बेंजीन 1 और 3 पे डायोल, और ये हो जाएगा बेंजीन 1 और 4 पे आपका डायोल। क्लियर है? 1,2-डायोल, 1,3-डायोल, 1,4-डायोल। क्लियर? अब बच्चों अगर बेंजीन 1,2-डायोल है तो बेंजीन 1,2-डायोल को हम कहते हैं कैटेकोल, हिंदी में लिखेंगे कैटेकोल। अगर 1 और 3 पोजीशन पे है तो वो कहलाता है रिसोर्सिनोल। क्या बोलेंगे उसको? रिसोर्सिनोल। जैसे ये स्ट्रक्चर आपका क्रिसोल था, इसका नाम है रिसोर्सिनोल। और अगर बेंजीन 1 और 4 पे डायोल होता है तो इसको हम बोलते हैं क्यूनोल। ठीक है, तो क्या नाम हो गए? कैटेकोल, दूसरा हुआ रिसोर्सिनोल और तीसरा हो गया आपका क्विनोल, QUINON, ये हुआ आपका क्विनोल। तो ये हो गए आपके सारे बेंजीन के कंपोनेंट्स, बेंजीन के वलय। क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों हमारे पास में यहाँ पर है कुछ ईथरों के यौगिक और हमें करना है इनका सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे इन यौगिकों के सामान्य नाम की। तो सबसे पहला यौगिक है आपके पास में CH3OCH3। अगर मैं इसके आईयूपीएसी नाम की बात करूं तो आप देखोगे कि मैं कार्बन को अगर सेलेक्ट करती हूँ तो एक ही कार्बन है और उस कार्बन पे आपका मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका आईयूपीएसी नाम होगा
मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी ग्रुप लगा है और CH3 आपका मिथेन होता है। लेकिन अगर मैं इसके सामान्य नाम की बात करूं तो इसका नाम है, क्योंकि इधर भी CH3 है इधर भी CH3 है ना, तो आप देखोगे कि इसका नाम है डाइमेथिल ईथर। क्योंकि ये क्या है, ये ईथर है, तो दो मेथिल ग्रुप है तो हमने इसको नाम दिया डाइमेथिल ईथर। सिमिलरली सेकंड स्ट्रक्चर में देखो, इधर भी C2H5 है इधर भी C2H5 है, तो इसका हम अगर सामान्य नाम देंगे तो अब इसका सामान्य नाम हो जाएगा डाइएथिल ईथर। क्या नाम देंगे, डाइएथिल ईथर। और अगर मैं इसके IUPAC नाम की बात करूंगी तो IUPAC नेमिंग में इसको मुझे लिखना पड़ेगा इथॉक्सी इथेन, क्योंकि इधर इथेन है और उधर जो ग्रुप है वो कौन सा है, इथॉक्सी है, तो इसका नाम हुआ इथॉक्सी इथेन। क्लियर, उधर भी C2H5 है उधर भी C2H5 है, तो एक साइड इथॉक्सी हो गया और OC2H5 ग्रुप आपका इथेन हो गया। आगे बढ़ते हैं, CH3O CH2 CH2 CH3, ये कंपाउंड आपको गिवन है, तो नंबरिंग करते हैं हम। नंबरिंग करेंगे तो हम कार्बन 1 2 3, ठीक है, 3 कार्बन को आप क्या कहते हो, मेथ हिट प्रोप, तो ये प्रोपेन तो है लेकिन ये कौन सा प्रोपेन है, मिथॉक्सी प्रोपेन है, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे आपका मिथॉक्सी ग्रुप लगा है, तो इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हुआ मिथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर इतना। अब अगर मैं इसके सामान्य नाम की बात करूं तो ये आपका ग्रुप तो प्रोपिल है, लेकिन आप देखोगे कि यहां पर फर्स्ट नंबर पे आपका यहां पर मिथेन भी लगा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेथिल, ठीक है, प्रोपिल, क्योंकि प्रोपेन है और ये क्या है, ये ईथर है, तो ये हो गया इसका कॉमन नेम। क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं फोर्थ कंपाउंड की तरफ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं कुछ नेक्स्ट कंपाउंड्स की तरफ। दिस इज कंपाउंड फोर्थ, दिस इज कंपाउंड फिफ्थ एंड दिस इज कंपाउंड सिक्स्थ। यहाँ गिवन है C6H5OCH3, इसका मतलब रिंग के ऊपर आपका OCH3 ग्रुप लगा है, तो रिंग के ऊपर अगर OCH3 ग्रुप है तो मैं इसको IUPAC में कहूंगी मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, अब C6H5OCH3 को हम क्या कहेंगे, मेथिल फेनिल ईथर। क्लियर, मेथिल मतलब मिथाइल ग्रुप, फेनिल मतलब C6H5 हो गया आपका, और ये आपका ईथर है। सिमिलरली अब C6H5OCH2CH3 मतलब ये आपका इथॉक्सी ग्रुप लगा है, तो इसको हम IUPAC में क्या कहेंगे, IUPAC में मैं इसका नाम लिखूंगी इथॉक्सी बेंजीन। क्या लिखना पड़ेगा, इथॉक्सी बेंजीन। और अगर मैं इसका सामान्य नाम देती हूं तो मुझे इसको सामान्य नाम में क्या लिखना पड़ेगा, मुझे इसको लिखना पड़ेगा एथिल फेनिल ईथर। क्या बोलेंगे इसको, एथिल फेनिल ईथर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है C6H5O CH2 6CH3। इसका मतलब देखो कार्बन यहाँ पर टोटल 7 है, अगर हम इसकी लॉन्गेस्ट चेन को ओपन करते हैं तो CH2 6 है, ये CH3, तो ये तो हेप्टेन हो गया, और उस हेप्टेन के फर्स्ट कार्बन पे ये आपका फेनिल ग्रुप लगा है। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 1 पे फिनॉक्सी, और 1 पे फिनॉक्सी के बाद ये क्या है आपका हेप्टेन। क्लियर, क्योंकि 7 कार्बन है यहाँ पर और 1 पे आपका फिनॉक्सी ग्रुप है, और इसको हम क्या बोलेंगे, हेप्टिल फेनिल ईथर। ये इसका हो जाएगा आपका कॉमन नेम। क्लियर है, फेनिल हेप्टिल ईथर। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें कुछ और कंपाउंड्स यहाँ पर गिवन है ईथर के, तो देखते हैं 7th एंड 8th कंपाउंड को। दिस इज अवर 7th एंड दिस इज अवर 8th। सबसे पहले IUPAC नेमिंग लिखने के लिए हम इसमें रूल अप्लाई करेंगे, वी हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। तो लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करने के लिए ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। 2 पे कौन सा ग्रुप है, मिथॉक्सी है, 3 कार्बन है तो मेथ एथ प्रोप, हम इसको प्रोपेन बोलेंगे, तो इसका नाम हुआ
2-मेथॉक्सी प्रोपेन। क्या बोलेंगे इसको? 2-मेथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर? और कॉमन नेम में हम इसको बोलेंगे मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर। मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर, क्योंकि मेथिल ग्रुप है और उसके अलावा ये वाला ग्रुप आपका आइसोप्रोपिल ग्रुप है। क्लियर? यहां पे देखिए लॉन्गेस्ट चेन कार्बन एटम की 1, 2, 3 और 4। क्लियर? 4 आपकी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो रही है कार्बन एटम की, 3 पे आपका मेथिल ग्रुप है, 1 पे आपका फिनॉक्सी ग्रुप है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? का नाम होगा बच्चों 3 पे मेथिल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। ठीक है, देखिए 3 पे आपका मेथिल ग्रुप है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट 4 कार्बन है और ये आपका बेंजीन है। क्लियर? अब अगर हम इसका कॉमन नेम देते हैं तो कॉमन नेम क्या होगा इसका? फेनिल। ठीक है, फेनिल। फिर आइसोपेंटिल, क्योंकि 5 कार्बन है और ये क्या है आपका? ईथर। तो इसका नाम हुआ फेनिल आइसोपेंटिल ईथर। क्लियर है? चलिए आगे हमारे पास में 2 ईथर्स के और एग्जांपल है, तो देखते हैं उसकी हम कैसे नेमिंग करेंगे। दिस इज अवर 9th कंपाउंड एंड दिस इज अवर 10th कंपाउंड। CH3O CH2 CH2O CH3। तो यहाँ पर 2 CH2 हैं और दोनों साइड आपके OCH3 ग्रुप लगे हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या हुआ? इसको हम बोलेंगे मेथ और एथ। तो ये क्या हुआ? OCH3 ग्रुप तो आपका मिथॉक्सी हुआ, तो इसका नाम हुआ डाइमिथॉक्सी ईथेन। ठीक है, और यही इसका कॉमन नेम भी रहेगा, इसको बोलेंगे डाइमिथॉक्सी, क्योंकि 2 मिथॉक्सी ग्रुप है और यहाँ पर बीच में आपका इथेन है। क्लियर? नेक्स्ट आपकी रिंग है, लेकिन बेंजीन की रिंग नहीं है क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड्स नहीं लगे हैं, तो इसको हम साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट कार्बन, ये हो गया आपका सेकंड कार्बन। तो यहाँ पर देखो क्या है, 2 पे इथॉक्सी है, ठीक है, 1 और 1 पे डायमेथिल है, तो ये हो गया 2 इथॉक्सी। कॉमन नेम भी इसका सेम रहेगा। 2 पे तो आपका इथॉक्सी है, 1 पे आपका डाइडाइमेथिल है, 2 मेथिल ग्रुप है और ये बेंजीन नहीं है बच्चों, ये क्या है आपकी? ये है आपका साइक्लोहेक्सेन। इसको क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ईथर जिनके हमने स्ट्रक्चर के साथ उनके कॉमन नेम और IUPAC नेम देखे। क्लियर है? आज के लेक्चर में हमने अल्कोहल, फिनोल और ईथर के नामकरण के बारे में जाना। IUPAC और सामान्य नाम हम इनको कैसे देंगे। तो IUPAC नेमिंग और कॉमन नेम आपको दोनों ध्यान में रखने हैं, आपको दोनों को बनाना आना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन इस टॉपिक से अराइज होता ही है। क्लियर? तो आई होप कि आज का लेक्चर आप सभी को समझ में आया। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे कुछ न्यू कंसेप्ट्स के साथ, कुछ न्यू आइडियाज के साथ। तो स्टे कनेक्टेड विद अस, और आपको कोई भी क्वेश्चंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, कोई भी DPP की रिक्वायरमेंट है, स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।